हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो आज के इस सेशन में फाइनली हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री, जो कि 12th केमिस्ट्री के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी 2023 में एग्जाम लेने वाले हैं तो आपके लिए मॉडल सेट काफ़ी ज़रूरी है। इस मॉडल सेट को इस सेशन के पूरा अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप इस सेशन को पूरा अटेम्प्ट करते हैं तो इस सेशन में हम लोग टोटल 35 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 35 में से 15 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। तो फाइनली गाइस, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर 2023 में आप भी एग्जाम देने वाले हैं तो डेली नए नए अपडेट हो रहा है चैनल के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जल में कौन रंगहीन है। जल में कौन रंगहीन है, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें फाइनली गाइस बताना है कि जल में कौन रंगहीन होता है। तो जल में कौन रंगहीन होता है, तो जो फाइनली जल में रंगहीन होता है वह होता है Sc3+ जो होता है, यह जल में हमेशा रंगहीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि MnO2 को KOH के साथ गर्म करने पर, अगर हम MnO2 को KOH के साथ गर्म करेंगे तो गर्म करने पर बना जो प्रतिफल एवं उसका रंग क्या होगा। कि MnO2 को KOH के साथ गर्म करने पर जो प्रतिफल बनेगा वह कौन सा प्रतिफल बनेगा और उस प्रतिफल का रंग क्या होगा, हमें फाइनली बताना है। तो KMnO को और KOH के साथ गर्म किया जाता है तो K2MnO4 बनता है, K2MnO4 बनता है और इसका जो फाइनली रंग होता है इसका रंग हरा हो जाता है। किस रंग का हो जाता है, तो हरा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं। 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं, फाइनली हमें बताना है। तो 3D संक्रमण श्रेणी आप लोग पढ़े होंगे, 3D संक्रमण श्रेणी के क्लास हो गए हैं इससे पहले, तो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो 3D संक्रमण श्रेणी में जो परमाणु की संख्या होती है वह 31 से 30 के बीच होती है। कितना होती है, तो 21 से 30 के बीच होती है। 21 से 30 याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि बाह्यतम विन्यास, क्वेश्चन दिया गया है कि बाह्यतम विन्यास में 3D6 और 4s2, 3D6 और 4s2 किसका हमें बताना है या किसका विन्यास है। Ca का विन्यास है या 2n या Mg का या नॉन है। तो 3D6 होता है, जो 3D6 और 4s2 होता है यह किसका विन्यास होता है, तो यह जो विन्यास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, 100% गारंटी दे सकते हैं। कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है, फाइनली गाइस हमें बताना है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। तो ऊष्मा और विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है, याद कर लीजिए, ऊष्मा और विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है जो ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि आयरन के निष्कर्षण में ब्लास्ट फॉरेंस में क्या नहीं होता है। आयरन के निष्कर्षण में ब्लास्ट फॉरेंस में क्या नहीं होता है, हमें बताना है। तो ब्लास्ट फॉरेंस में क्या नहीं होता है आयरन के निष्कर्षण में, तो आयरन के निष्कर्षण में ब्लास्ट फॉरेंस में जो नहीं होता है वह होता है ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन नहीं होता है। कौन तो नहीं होता है, तो ऊर्ध्वापातन नहीं होता है। सभी क्वेश्चन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि रेडियम किससे प्राप्त होता है। काफी इजी क्वेश्चन दिया गया है कि रेडियम किससे प्राप्त होता है, हमें बताना है रेडियम किससे प्राप्त होता है। 4 विकल्प आपके सामने है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं जिंक ब्लेड, और ऑप्शन बी में दिए गए हैं मोनोजाइट, और ऑप्शन सी में दिए गए हैं हेमाटाइट, और ऑप्शन डी में दिए गया है नॉन। तो हमें बताना है रेडियम किससे प्राप्त होता है। तो रेडियम जो प्राप्त किया जाता है वह रेडियम प्राप्त करते हैं हम लोग जिंक ब्लेड से। किससे प्राप्त किया जाता है, तो जिंक ब्लेड से प्राप्त करते हैं। चैप्टर वाइज एक्सप्लेन किया है तो उसमें सभी क्वेश्चन को सोल्व कर दिया गया है। और इस 5 सेट को अगर आप भी देख लेते हैं, फिजिक्स का नीचे डिस्क्रिप्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सभी का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आप भी 400+ मार्क्स ला सकते हैं। 400+ लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सोडियम और साड़ी में किस ग्रुप का सदस्य है। सोडियम और साड़ी ये किस ग्रुप का सदस्य है, हमें बताना है। पीरियोडिक टेबल में आप लोग पढ़े होंगे कि सोडियम और साड़ी जो है यह किस ग्रुप का सदस्य है, हमें बताना है। तो सोडियम और साड़ी जो होता है वह ग्रुप 1 का सदस्य है। फर्स्ट में ही ग्रुप 1 का सदस्य बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि आयरन के निष्कर्षण से उत्पन्न धातुमल है। आयरन के निष्कर्षण से कौन सा धातुमल उत्पन्न होता है, फाइनली गाइस हमें बताना है। तो आयरन के निष्कर्षण से धातुमल कौन सा उत्पन्न होता है, तो आयरन के निष्कर्षण से जो धातुमल उत्पन्न होता है तो CaSiO3 होता है। कौन सा, तो CaSiO3 होता है जो कि उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि सल्फर को दूर करने के लिए किस पाइराइड को गर्म किया जाना कहलाता है। सल्फर को दूर करने के लिए
पाइराइड को गर्म किया जाता है वह गर्म करना क्या कहलाता है? फाइनली गाइस हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में दिए गए हैं भार्जन, ऑप्शन बी में दिए गए हैं परगलन और ऑप्शन सी में निष्पादन और ऑप्शन डी में ड्रॉ दिया गया है। तो सल्फर को दूर करने के लिए पाइराइड को गर्म किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो गर्म किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है भार्जन, भार्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि भूपर्पटी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व कौन सा है? भूपर्पटी में सबसे अधिक प्राप्त तत्व कौन सा है? फाइनली हमें बताना है। तो भूपर्पटी में जो सबसे अधिक प्राप्त तत्व है वह है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ है भूपर्पटी पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है? अधिशोषण में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह क्या कहलाती है? तो अधिशोषण में जो भी ऊर्जा मुक्त होती है वह कहलाती है अधिशोषण ऊर्जा। क्या कहलाती है? तो अधिशोषण ऊर्जा ही कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को मंद करते हैं क्या कहलाते हैं? वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को मंद करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दर को मंद करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो जो दर को मंद करते हैं वह कहलाते हैं वर्धक कहलाते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वर्धक किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लिख सकते हैं या क्वेश्चन लिख सकते हैं, वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को मंद करते हैं उसे वर्धक कहते हैं। 2 नंबर आपका बन गया यहाँ से। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर 3 नंबर का काफी इजी सॉल्व हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं कि कोलाइडी विलयन के अस्थायित्व के लिए उत्तरदायी है। कोलाइडी विलयन के अस्थायित्व के लिए उत्तरदायी कौन है? हमें बताना है। कोलाइडी विलयन के अस्थायित्व के लिए उत्तरदायी कौन है? तो कोलाइडी विलयन के अस्थायित्व के लिए जो उत्तरदायी होता है वह होता है आपके 4 नंबर ऑप्शन दे सकते हैं। कोलाइडी कणों के विद्युत आवेश एवं उसकी ब्राउनी गति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि कोलाइडी कणों के विद्युत आवेश एवं उसकी ब्राउनी गति होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि दूध किस प्रकार के कोलाइडी तंत्र है? फाइनली गाइस हमें बताना है कि दूध किस प्रकार के कोलाइडी तंत्र है, हमें बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है। जो दूध होता है यह दूध, आप लोग दूध का नाम सुने होंगे, आपके हर घर में दूध है। तो दूध किस प्रकार के कोलाइडी तंत्र है? तो जो दूध होता है वह पायस कोलाइडी तंत्र होता है। कौन? तो पायस कोलाइडी तंत्र होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोलाइड के रक्षण क्षमता को किस पद के रूप में व्यक्त किया जाता है? कोलाइड के रक्षण क्षमता को किस पद के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो कोलाइड के जो रक्षण क्षमता होता है वह किस पद के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो गोल्ड संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। किस रूप में? तो गोल्ड संख्या के पद के रूप में व्यक्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि हीमोग्लोबिन पर आवेश है। हीमोग्लोबिन पर कौन सा आवेश है, हमें बताना है। तो हीमोग्लोबिन पर कौन आवेश होता है? धन आवेश या ऋण आवेश या उदासीन या नॉन। 4 विकल्प आपके सामने है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि हीमोग्लोबिन पर आवेश है तो हीमोग्लोबिन पर कौन सा आवेश होता है? तो हीमोग्लोबिन पर जो आवेश होता है वह धन आवेश होता है। हीमोग्लोबिन पर हमेशा धनात्मक आवेश होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि XeF4 का आकार होता है। XeF4 का आकार कैसा होता है? तो XeF4 का आकार कैसा होता है? 4 विकल्प आपके सामने है। तो XeF4 का जो आकार होता है वह शंक्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है? तो शंक्वायर प्लेनर होता है। इसके पहले वाले मॉडल सेट में भी हम यह क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। XeF4 का आकार कैसा होता है? तो शंक्वायर प्लेनर होता है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि निच्छालन द्वारा अयस्क किया जाता है। निच्छालन द्वारा अयस्क का किया जाता है। निच्छालन द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है? तो निच्छालन द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण किया जाता है या सांद्रण किया जाता है या अवकरण या जाड़न। तो हमें बताना है निच्छालन द्वारा अयस्क का किया जाता है। तो निच्छालन द्वारा जो अयस्क का किया जाता है वह सांद्रण किया जाता है। क्या किया जाता है? तो सांद्रण किया जाता है निच्छालन द्वारा अयस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि सीडेराइट किसका कार्बोनेट अयस्क है? सीडेराइट किसका कार्बोनेट अयस्क है, हमें बताना है। तो सीडेराइट किसका कार्बोनेट अयस्क है? तो Fe का कार्बोनेट अयस्क होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिए गए हैं कि बुझा हुआ चुनना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चुनना क्या है। काफी VBI क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चुनना है। तो बुझा हुआ चुनना कौन है, हमें बताना है। तो बुझा हुआ चुनना कौन है, हमें बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है। तो बुझा हुआ चुनना जो होता है वह CaOH2 होता है। कौन? तो CaOH2 होता है बुझा हुआ चुनना। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, हमें बताना है। तो क्षारीय मृदा धातु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS² होता है। क्या होता है? तो NS² होता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं, हमें बताना है कितनी परत होती हैं रासायनिक अधिशोषण में। तो रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं, तो रासायनिक अधिशोषण में जो परतें होती हैं वह एक होती है। रासायनिक अधिशोषण में हमेशा एक ही परतें होती हैं, तो उसमें शून्य मतलब नहीं होता है, और 2 मतलब 2 हो जाएगा, और 3 मतलब 3 हो जाएगा, और बहुत मतलब अनेकों हो जाएगा। तो रासायनिक अधिशोषण में जो परतों की संख्या होती है वह एक होती है, याद कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। लायोफिलिक कोलाइड कौन है, इस क्वेश्चन को भी पहले वाले मॉडल सेट में हम लोग सोल्व कर चुके हैं। तो इनमें से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं दूध, ऑप्शन बी में गोंद, और ऑप्शन सी में कुआसा, और ऑप्शन डी में रक्त दिए गए हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो इनमें से कौन लायोफिलिक कोलाइड है हमें बताना है। तो लायोफिलिक कोलाइड जो है या गोंद है, गोंद है जो कि लायोफिलिक कोलाइड है। कौन, तो गोंद लायोफिलिक कोलाइड है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अगले क्वेश्चन में प्रतिक्रिया दिए गए हैं। प्रतिक्रिया दिया गया है ए प्लस बी इक्वल, प्रतिफल के लिए यदि बी का सांद्रण काफी अधिक हो तो प्रतिक्रिया की कोटि होगी। तो हमें प्रतिक्रिया की कोटि बतानी है। बी का सांद्रण काफी अधिक हो, जब बी का सांद्रण काफी अधिक हो तो प्रतिफल की कोटि क्या होगी। तो बी की सांद्रण अगर सब काफी अधिक हो जाए तो प्रतिफल की जो कोटि होगी वह 1 हो जाएगी। प्रतिफल की कोटि क्या हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि आपके सामने अभिक्रिया दिए गए हैं H प्लस OH माइनस मिलकर इक्वल टू H2O बनाते हैं। तो यह अति मंद है या मंद है या तीव्र है या मध्यम चाल की है। तो यह किस चाल में बनाते हैं, फाइनली गाइज हमें बताना है यह किस चाल में बना रहे हैं। तो यह जिस चाल में बना रहे हैं, अब काफी तीव्र चाल में बना रहे हैं, या काफी तीव्र चाल में बना रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि देखते हैं कि द्रव स्थिरांक के किस मान के लिए प्रतिक्रिया शीघ्रता से पूर्ण होगा। द्रव स्थिरांक के लिए किस मान के लिए प्रतिक्रिया शीघ्रता से पूर्ण होगा, किस मान के लिए प्रतिक्रिया शीघ्रता से पूर्ण होगा हमें बताना है। तो जिस मान के लिए प्रतिक्रिया शीघ्रता से पूर्ण होगा वह k इक्वल टू 10 के पावर -3 हो जाएगा। k इक्वल टू 10 के पावर मान से शीघ्रता से पूर्ण होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अगले क्वेश्चन दिए गए हैं कि किन समांगी अभिक्रिया A प्लस बी इक्वल सी के लिए दर स्थिरांक की इकाई होती है। तो दर स्थिरांक की इकाई होती है, तो इसके दर स्थिरांक की जो इकाई होती है, इसके दर स्थिरांक की इकाई होती है सेकेंड प्रति मोल प्रति लीटर होती है। क्या होती है, तो सेकेंड प्रति मोल प्रति लीटर, याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंड प्रति मोल प्रति लीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि, और इससे पहले बता दें आपको PDF लेना चाहते हैं तो PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और नहीं तो यह स्क्रीन पर आपके जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको बिल्कुल फ्री में फुल सिलेबस का आपके मॉडल सेट, सभी सब्जेक्ट के मॉडल सेट का PDF प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल फ्री में। ये मात्र एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्हेनियस समीकरण के अंतखंड बराबर होते हैं। आर्हेनियस समीकरण में अंतखंड बराबर होते हैं, तो आर्हेनियस समीकरण में अंतखंड बराबर होते हैं हमें बताना है। तो आर्हेनियस समीकरण के जो अंतखंड होते हैं तो वह जो होता है INA होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि फ्रॉग किस प्रकार के कोलाइडी का उदाहरण है। फ्रॉग जो है या किस प्रकार के कोलाइडी का उदाहरण है हमें बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो फ्रॉग जो होता है यह द्रव का गैस के फैलाव होता है, द्रव का गैस में फैलाव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 31 नंबर क्वेश्चन है, और यह काफी इंपॉर्टेंट और VBI क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है हमें बताना है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, 4 विकल्प आपके सामने है। ऑप्शन ए में पृथ्वी, ऑप्शन बी में दिए गए हैं कोयला की खाने, और ऑप्शन सी में सूर्य, और ऑप्शन डी में रेडियम दिए गए हैं। तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है हमें बताना है। तो हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है वह सूर्य होता है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। तो कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए। 4 विकल्प आपके सामने हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो कौन सा यौगिक, कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए। तो कार्बनिक यौगिक में जो तत्व उपस्थित होना चाहिए वह कौन सा है, तो कार्बन उपस्थित होना चाहिए। कार्बन कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होना चाहिए। तो कार्बन काफी आवश्यक है कि उसे उपस्थित होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है। समुद्री जल में जो तत्व पाया जाता है वह कौन सा तत्व है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो समुद्र में जो तत्व पाया जाता है वह तत्व है आयोडीन। आयोडीन हमेशा समुद्र में पाया जाता है। समुद्र का जल जो होता है वह खारा होता है, तो आयोडीन पाया जाता है उसमें, इसलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि
XeF4 की आकृति है, XeF4 की आकृति हमें बताना है। तो XeF4 की आकृति कैसी होती है, 4 विकल्प आपके सामने है। तो XeF4 की आकृति कैसी होती है, इस क्वेश्चन को पहले भी हम लोग सोल्व कर रहे हैं कि XeF4 की आकृति कैसी होती है। तो जो XeF4 की आकृति होती है वर्ग समतलीय होती है। कैसी होती है, तो वर्ग समतलीय होती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि हीरे में कार्बन का संकड़न है। तो हीरे में कार्बन का संकड़न क्या होता है हमें बताना है। तो हीरे में जो कार्बन का संकड़न होता है वह sp3 होता है। क्या होता है, तो sp3 होता है। तो चलिए गाइस आज के सेशन में हम लोग टोटल 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर लिए, जो कि केमिस्ट्री के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप भी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सभी केमिस्ट्री का वीडियो देख लेते हैं तो आप भी 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं काफी इजी तरीके से। हमारे चैनल पर टिप्स एवं ट्रिक्स भी दिया जाता है कि आप कैसे कम समय में 400 प्लस मार्क्स स्कोर करें, 400 प्लस कैसे करें, एग्जाम कैसे क्रैक करें। तो इस तरह के नए नए वीडियो और नए नए ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।